हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पायनियर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, आज के सेशन में हम पार्टनरशिप के अंडर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि जब भी नया पार्टनर फॉर्म के अंदर एडमिट किया जाता है उसके क्या क्या कारण रहते हैं और नए पार्टनर के एडमिशन के कारण फॉर्म के अंदर जो चेंजेस आती हैं उनकी अकाउंटिंग बुक्स के अंदर किस तरीके से एडजस्टमेंट की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब सबसे पहले हम इनके रीजंस को डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रिस्क्राइब करता है कि नया पार्टनर फॉर्म के अंदर तभी एडमिट किया जा सकता है जब एग्जिस्टिंग पार्टनर इस बात के लिए एग्री हों। तो अगर कोई भी पुराना पार्टनर जो है वो नए पार्टनर के एडमिशन के लिए एग्री नहीं होता तो कभी भी फॉर्म के अंदर नया पार्टनर जो है एडमिट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जब भी नया पार्टनर फॉर्म के अंदर एडमिट होता है तो उस समय जो फॉर्म की एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज होती है उसके लिए नया पार्टनर जो होता है वो लाइबल नहीं होता, और ना ही एग्जिस्टिंग पार्टनर के पुराने एक्ट की यहाँ पे नए पार्टनर के ऊपर कोई वाइंडिंग होती है। तो यानी कि नया पार्टनर जो है एग्जिस्टिंग पार्टनर के पुराने एक्ट के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शेयर नहीं करता, वो उसके लिए लाइबल नहीं होता। सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर एडमिशन के बाद जब नई पार्टनरशिप फॉर्म की जाती है, क्योंकि जैसा आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी नया पार्टनर फॉर्म के अंदर एडमिट होता है तो पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, तो एक नई पार्टनरशिप जो है वो फॉर्म की जाती है नए एग्रीमेंट के मुताबिक। तो इसलिए अगर नई पार्टनरशिप जो है जब उसके जितने भी पार्टनर्स हैं नए पुराने मिला के सारे इस बात के लिए अगर एग्री होते हैं कि पुरानी पार्टनरशिप की लाइबिलिटीज अज्यूम की जाए, तो उस केस में नई जो पार्टनरशिप है या नई पार्टनरशिप फर्म जो है वो पुरानी पार्टनरशिप की लाइबिलिटीज जो है वो अज्यूम कर सकती हैं। उस केस में नया पार्टनर भी पुरानी लाइबिलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, लाइबल हो सकता है। बट अगर नई पार्टनरशिप फर्म पुरानी लाइबिलिटीज को अज्यूम नहीं करती तो उस केस में नया पार्टनर जो है वो पुरानी लाइबिलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उनको पे करने के वो लाइबल नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रीजंस की कि नया पार्टनर जो है फॉर्म के अंदर एडमिट क्यों किया जाता है। अब देखो, इसके कई कारण हो सकते हैं। ये पार्टनरशिप फॉर्म की नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल की ज़रूरत है, फंड्स की ज़रूरत है, तो उसके लिए वो नया पार्टनर जो है फॉर्म के अंदर एडमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्सन की गुडविल का बेनिफिट जो है पार्टनरशिप फॉर्म लेना चाहती है कि भाई इस व्यक्ति की रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है, तो अगर यहाँ पे ये हमारे साथ जुड़ जाता है तो हमारी फॉर्म को जो है बेनिफिट हो सकता है। तो किसी व्यक्ति की गुडविल का बेनिफिट लेने के लिए हम उसको एज ए न्यू पार्टनर जो है फॉर्म के अंदर एडमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस या उसकी जो एक्सपर्टाइज है, स्किल्स है, उसका बेनिफिट फॉर्म लेना चाहती है तो उसके लिए भी यहाँ पे उसको एज ए न्यू पार्टनर जो है फॉर्म में एडमिट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर फॉर्म की पार्टनरशिप फॉर्म की जो मैनेजरियल कैपेबिलिटीज है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, पार्टनर जो है उसको बढ़ाना चाहते हैं कि भाई एग्जिस्टिंग पार्टनर मिलके जो है वो फॉर्म को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए कोई एक्सपर्ट चाहिए, उसके लिए भी यहाँ पे जो है नया पार्टनर जो है फॉर्म के अंदर एडमिट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बिजनेस को एक्सपेंड करना है उसके लिए भी न्यू पार्टनर को जो है फॉर्म के अंदर एडमिट किया जा सकता है। तो यही कुछ रीजंस मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। अब इनको रीड कर लेते हैं कि कौन कौन से कारण हैं जब नया पार्टनर जो है फॉर्म के अंदर एडमिट किया जाता है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी हम इसको रीड कर लेते हैं, थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी। अब देखो, पहला रीजन इसमें क्या है, व्हेन एडिशनल कैपिटल इज रिक्वायर्ड, कि जब भी फॉर्म को यहाँ पे एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, उसको एडिशनल फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो नया पार्टनर जो है फॉर्म के अंदर एडमिट किया जा सकता है। नंबर सेकंड, व्हेन फर्म वांट्स टू टेक बेनिफिट ऑफ गुडविल ऑफ अदर्स, अगर फर्म जो है किसी दूसरे की गुडविल का बेनिफिट लेना चाहती है, उसकी रेपुटेशन का बेनिफिट लेना चाहती है, तो उसको एज ए न्यू पार्टनर हम फर्म के अंदर एडमिट कर सकते हैं। नंबर थर्ड, व्हेन मैनेजरियल कैपेबिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्रीज्ड, कि अगर पार्टनरशिप फर्म की मैनेजरियल कैपेबिलिटीज यानी कि फर्म को मैनेज करने की कैपेबिलिटीज को अगर पार्टनर्स बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए भी नया पार्टनर जो है फर्म के अंदर एडमिट किया जा सकता है। कि अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर मिलकर फर्म को नहीं संभाल पा रहे हैं कि फर्म का साइज इतना बड़ा हो गया है या उसकी जो एक्टिविटीज है वो बढ़ गई हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए भी नया पार्टनर जो है फर्म के अंदर एडमिट किया जा सकता है ताकि यहाँ पे थोड़ा सा वर्डन शेयर हो जाए। इसके अलावा व्हेन साइज ऑफ बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सपैंड, अगर बिजनेस एक्टिविटीज को बढ़ाना चाहते हैं, उसका साइज जो है वो हम बढ़ाना चाहते हैं, उस केस में भी नया पार्टनर जो है फर्म के अंदर एडमिट किया जा सकता है। इसके अलावा व्हेन फर्म वांट्स टू टेक बेनिफिट ऑफ एक्सपीरियंस
स्किल्स और क्वालिफिकेशन ऑफ अदर पर्सन, कि अगर किसी व्यक्ति का एक्सपीरियंस, उसकी एक्सपर्टाइज, स्किल, उसकी क्वालिफिकेशन का अगर बेनिफिट लेना है तो उसको भी एज ए न्यू पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके चलते जो है फर्म नए पार्टनर को एडमिट कर सकती है। और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि नया पार्टनर फर्म के अंदर तभी एडमिट हो सकता है जब सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर इस बात के लिए एग्री होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि नया पार्टनर जब भी फर्म के अंदर एडमिट होता है उस कारण फर्म के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं और क्या क्या हमें यहाँ पे अकाउंटिंग बुक्स के अंदर उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट लिख रखी हैं कि नए पार्टनर के एडमिशन के कारण कौन कौन सी चेंजेस फर्म के अंदर आती हैं और कौन कौन सी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। सबसे पहले जब भी नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट किया जाता है तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है कैलकुलेट करनी पड़ती है, क्योंकि जब भी नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होता है तो सभी पार्टनर्स की यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो चेंज हो जाती है। पहले यहाँ पे प्रॉफिट को 2 या 3 पार्टनर बांट रहे हैं, अब एक और पार्टनर आने से वही प्रॉफिट जो है उसके साथ भी शेयर करना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले हमें यहाँ पे जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इसमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। नंबर सेकंड, नए पार्टनर के आने से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं उनको नुकसान होता है, क्योंकि उनका प्रॉफिट में शेयर कम हो जाता है, उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है नए पार्टनर के लिए। तो इसलिए हमें यहाँ पे जो है इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो भी कैलकुलेट करनी पड़ती है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन्होंने कितना कितना सेक्रीफाइस किया, उस सेक्रीफाइस की क्या रेशो है, नंबर सेकंड हमें वो कैलकुलेट करनी है। इसके अलावा जिन पार्टनर्स ने यहाँ पे सेक्रीफाइस किया उनको कंपनसेट करने के लिए फिर फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है और उसके अकॉर्डिंग न्यू पार्टनर जो है गुडविल में भी कंट्रीब्यूशन करता है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे जो है फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है और उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट भी करना पड़ता है। इसके अलावा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ फर्म, कि जब भी नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होता है, ये चीज़ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी नया पार्टनर जो है फर्म के अंदर एडमिट होता है तो एक नई पार्टनरशिप जो है फॉर्म की जाती है, पार्टनरशिप की रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है। तो जिसके कारण यहाँ पे जो फर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज है उनकी हमें रीवैल्यूएशन करनी पड़ती है ताकि यहाँ पे किसी को भी कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट या किसी को एक्स्ट्रा यहाँ पे नुकसान ना हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे जो है एसेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन की जाती है। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर्स, कई बार क्या होता है कि जब भी हम नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट करते हैं तो कुछ एसेट्स या लायबिलिटी को पुराने पार्टनर जो है वो टेक ओवर कर सकते हैं, तो उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी हमें इसमें देना पड़ता है। एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, कि अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं जिसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं या एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं तो उनकी भी यहाँ पे हमें ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, उनको भी यहाँ पे जो है एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो सारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस या प्रॉफिट जो है पुराने पार्टनर से बिलोंग करते हैं। तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसमें देना पड़ता है। इसके अलावा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, जो पुराने पार्टनर्स हैं कई बार उनकी कैपिटल अकाउंट में भी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, यानी कि उनकी कैपिटल जो है नए पार्टनर के कैपिटल के मुताबिक एडजस्ट करनी पड़ती है या नए पार्टनर के कैपिटल पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के मुताबिक एडजस्ट करनी पड़ती है। तो इसका भी हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो देना पड़ता है। तो ये 6-7 एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ती हैं जब भी नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट करते हैं। अब इन्हीं चीज़ों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के सेशन में हम यहाँ पे 2 ही चीज़ें डिस्कस करेंगे और वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कैलकुलेट की जाती है और कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो कैलकुलेट की जाती है। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट की जाती है या सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता राम एंड श्याम शेयर प्रॉफिट्स इन 3:2 रेशियो। They admitted मोहन फॉर 1/4 शेयर, कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कहता राम एंड श्याम 2 पार्टनर है, 3:2 के रेशियो में अपना वो प्रॉफिट बांट रहे हैं। अब उन्होंने मोहन को एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर और उनको प्रॉफिट में शेयर दिया 1/4।
अब कहता है आपने न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है और सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो नंबर 1 इसमें हम निकालेंगे पहले न्यू रेशो। अब न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, आपने क्वेश्चन के ऊपर खास फोकस करना है, इसको ध्यान से पढ़ना है और देखना है हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है और उसके मुताबिक हम न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आमतौर पे यहाँ पे एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर उसमें आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। हमें इसमें दो चीज़ें दे रखी है मेन, एक जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है यानी कि पुराने पार्टनर है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है, और जो नया पार्टनर एडमिट किया जाता है उसको प्रॉफिट में कितना शेयर दिया जाएगा वो दिया है। तो जब भी नए पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर क्वेश्चन में गिवन होगा और ओल्ड रेशो दी होगी, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी है, हम हमेशा यहाँ पे प्रॉफिट को लेट करके चलेंगे। अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि फॉर्म का जो प्रॉफिट है वो 1 रुपया है। ठीक है, लेट प्रॉफिट बी ₹1। जब भी नए पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर दिया हुआ है और ओल्ड रेशो दे रखी है, उसके अलावा कोई दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए आपने प्रॉफिट को लेट कर लेना है कि वो ₹1 है। अब इसमें नए पार्टनर का कितना शेयर होगा पहले वो देख लेते हैं, मोहन्स शेयर। अब मोहन का जो शेयर है प्रॉफिट में कितना होगा 1/4, तो 1 का 1/4 निकालेंगे 1/4 ही आएगा। अगर 1 रुपये में से 1/4 मोहन का है तो बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, रिमेनिंग प्रॉफिट 1 में से 1/4 माइनस कर लेंगे, 4 एलसीएम आ गया, 4 - 1, यानी कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो क्या आ गया 3/4। अब रिमेनिंग प्रॉफिट जो 3/4 बचा, अब इसके ऊपर किसका राइट होगा, जो एग्जिस्टिंग जो पुराने पार्टनर है राम और श्याम। अब हम राम का शेयर निकाल सकते हैं, राम शेयर, इसमें राम का क्या शेयर होगा। अब क्योंकि जो पुराने पार्टनर है वो अपनी ओल्ड रेशो में ही प्रॉफिट को बांटेंगे, तो 3/4 का 3/5 जो है वो राम को मिलेगा और 2/5 श्याम को मिलेगा। ये आ गया इसका 9/20 श्याम शेयर। अब श्याम का क्या शेयर होगा, 3/4 पे 2/5 इसका होगा 6/20। ठीक है, अब राम का जो शेयर होगा नई फॉर्म में वो 9/20 है, श्याम का जो शेयर होगा वो 6/20 है, और जो मोहन का शेयर वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया 1/4 है। बस अब इनकी न्यू रेशो निकल गई, देयरफॉर न्यू रेशो इक्वल टू, सीरियल वाइज लेना, पहले राम है तो 9/20, 6/20 एंड 1/4। अब इनका जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन नहीं है, इनको कॉमन लाने के लिए फिर एलसीएम लेते हैं, 20 एलसीएम आ गया, 9:6:5। दैट मीन्स जो नई रेशो आ गई वो क्या आ गई 9:6:5। तो इस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब नंबर सेकंड उसने पूछा हुआ सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकाल लेते हैं। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना बिल्कुल आसान है, इवन हम अपने प्रीवियस सेशन में हम ये चीज़ कर चुके हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, जो बड़ी रेशो पहले लिख देते हैं क्योंकि ओल्ड रेशो बड़ी होगी और न्यू रेशो जो है छोटी होगी, तभी इनका सेक्रीफाइस होता है। तो ओल्ड में से न्यू माइनस कर देंगे तो सेक्रीफाइस रेशो निकल आएगी। तो अब हमारे पास ओल्ड रेशो भी है और न्यू रेशो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो राम का क्या सेक्रीफाइस है, राम्स सेक्रीफाइस। राम की ओल्ड रेशो है 3/5 और न्यू रेशो आ गई इसकी 9/20। 20 एलसीएम 12 - 9, ये आ गया 3/20। ऐसे ही श्याम सेक्रीफाइस इक्वल टू 2/5 माइनस 6/20। 20 एलसीएम, ये आ गया 2/20। ठीक है, देयरफॉर सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल टू 3/20 एंड 2/20।
तो यानी कि डिनोमिनेटर कॉमन है, तो इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आ गई 3:2। तो इस तरीके से सैक्रिफाइसिंग रेशो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको इसमें मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ। जब भी क्वेश्चन में यहाँ पे नए पार्टनर का शेयर दिया प्रॉफिट में और ओल्ड रेशो दे रखी है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, उस केस में जो सैक्रिफाइस रेशो होती है ओल्ड पार्टनर्स की, हमेशा उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बराबर ही होती है। तो देख लो ओल्ड रेशो 3:2 थी, यहाँ पे भी 3:2 है। ठीक है, ये उसी केस में जब नए पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर दिया है और ओल्ड रेशो दे रखी है, इसके अलावा कोई दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो एक केस हमारा ऐसा हो गया कि जब हम न्यू रेशो सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, इसमें थोड़ा डिफरेंट केस है। अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें हम यहाँ पे न्यू रेशो या सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेनली न्यू रेशो निकालने के लिए या सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने के लिए हमारे यहाँ पे 3 केस हैं। वो तीनों क्वेश्चन में हमारा एक केस आएगा, तो 1 बाय 1 इनको लेके चलेंगे। अब पहले हम इसमें न्यू रेशो निकाल लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्या लिखा है। कहता एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, 7:3 की रेशियो में अपना प्रॉफिट बांट रहे हैं। Z was admitted as a partner। कहता Z को उन्होंने एडमिट किया एज ए पार्टनर, यानी कि न्यू पार्टनर है Z। X surrendered 1/7 of his share and Y 1/3 of his share in favor of Z। कहता X ने अपने प्रॉफिट का 1/7 और Y ने अपने प्रॉफिट का 1/3 जो है वो Z के फेवर में सरेंडर किया है। यानी कि जो नया पार्टनर है अब उसकी यहाँ पे जो है रेशो नहीं दे रखी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दी है। सिर्फ ये बताया कि जो ओल्ड पार्टनर है उन्होंने अपने प्रॉफिट में से कितना कितना यहाँ पे जो है नए पार्टनर को दिया है। कैलकुलेट न्यू रेशो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब कहता है आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट केस आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन में जो नया पार्टनर है उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई थी। इस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दी है, उसके बदले में बताया गया कि जो ओल्ड पार्टनर है वो अपने प्रॉफिट में से कितना कितना यहाँ पे नए पार्टनर को दे रहे हैं। अब सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं जो पुराने पार्टनर है उनकी ओल्ड रेशो क्या है, एक्स ओल्ड शेयर। जो एक्स का पुराना शेयर है वो कितना है 7/10। ठीक है, एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया, एक्स सेक्रीफाइस का मतलब कितना उसने नए पार्टनर के लिए दिया है। एक्स ने अपने यहाँ पे प्रॉफिट का 1/7 दिया, 1/7 ऑफ हिज शेयर, अपने प्रॉफिट का 1/7। तो यानी कि 7/10 का 1/7 हम निकाल लेंगे, कट गया, ये आ गया 1/10। एक्स ने यहाँ पे जो है 1/10 प्रॉफिट जो है सेक्रीफाइस किया नए पार्टनर के लिए। अब इसका अपना शेयर कितना बचा, एक्स न्यू शेयर। तो एक्स का नया शेयर क्या होगा, उसका पुराना प्रॉफिट था 7/10, उसमें जो उसने सेक्रीफाइस किया उसको माइनस कर दें, तो पीछे क्या बच गया 7 - 1 यानी कि 6/10। तो ये एक्स का नया शेयर आया। ठीक है, फिर ध्यान से देख लो इसको कि एक्स का पहले हम इसमें ओल्ड शेयर लेंगे कि ओल्ड शेयर कितना है, फिर देखेंगे कि इसमें से कितना उसने यहाँ पे जो है नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस किया है। तो 1/7 उसने अपने प्रॉफिट का सेक्रीफाइस किया, तो इसके प्रॉफिट का 1/7 निकालिए, वो आ गया 1/10। तो इसको उसके ओल्ड शेयर में से माइनस करेंगे तो न्यू शेयर निकल आएगा। ऐसे ही वाई का निकालेंगे, वाइज ओल्ड शेयर। अब वाई का ओल्ड शेयर है 3/10, वाइज सेक्रीफाइस, वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया, अपने प्रॉफिट का 1/3, 1/3, ये आ गया 1/10। वाई का न्यू शेयर क्या होगा, वाइज न्यू शेयर, इसका जो ओल्ड शेयर है 3/10, इस पे माइनस कर लेंगे 1/10, पीछे का कितना आ गया 2/10। ठीक है, ये वाई का न्यू शेयर है। अब जो नया पार्टनर है उसका क्या बना, जेड शेयर। अब जेड का शेयर क्या होगा, जो उसको एक्स और वाई से मिला उसको मिला के उसका यहाँ पे जो है प्रॉफिट में शेयर बनता है। एक्स से कितना मिला 1/10 प्लस वाई से कितना मिला 1/10, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया 2/10। तो जो नया पार्टनर है उसका प्रॉफिट में कितना शेयर है 2/10। ठीक है, बस निकल गया न्यू रेशो। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, देयरफॉर न्यू रेशो इक्वल टू एक्स के आगे 6/10
वाई का आ गया 2/10 और जो नया पार्टनर जेड उसका भी 2/10, यानी कि रेशो आ गई 6:2:2। अब इसको अगर हम फर्दर काटना चाहते हैं काट सकते हैं, यानी कि 3:1:1। ठीक है, ऐसा करोगे तब भी ठीक है, अगर 6:2:2 रखोगे तब भी ठीक है। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे जो है न्यू रेशो निकल आती है। अब नंबर सेकंड हमें चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है। नंबर सेकंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने के लिए ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो का फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुराने पार्टनर्स ने यहाँ पे कितना कितना सैक्रिफाइस किया वो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो वही इनकी रेशो होगी। जो एक्स है उसने कितना सैक्रिफाइस किया था 1/10, अपने प्रॉफिट का 1/10 ही किया ना उसने, 7/10 1/7 1/10, और वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/10। तो यानी कि इनकी जो सेक्रीफाइस रेशो वो कितनी आ गई 1:1। ठीक है, कि इन दोनों ने यहाँ पे बराबरी पे ही सेक्रीफाइस किया है। तो इस तरीके से हम सेक्रीफाइस रेशो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह से निकल आती है, ओल्ड माइनस न्यू कर लो, या क्योंकि अब फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास सेक्रीफाइस दोनों के हैं, तो हमने यहाँ पे उसकी रेशो निकालनी है। तो इस तरीके से सेक्रीफाइस रेशो भी कैलकुलेट हो जाती है। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें थोड़ा डिफरेंट केस है, बाकी दोनों क्वेश्चन से अलग है ये। कहता है दीवान एंड पवन शेयर प्रॉफिट्स इन 5/9 एंड 4/9 रेशो। दीवान और पवन दो पार्टनर हैं, 5/9 एंड 4/9 की रेशो में कहता है अपना वो प्रॉफिट बांट रहे हैं। गोविंद इज एडमिटेड, गोविंद को उन्होंने एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर। दीवान गिव्स 2/9 एंड पवन गिव्स 1/3 फ्रॉम देयर शेयर। कहता है दीवान ने 2/9 और पवन ने यहाँ पे 1/3 जो है अपने शेयर में से यहाँ पे निकाल के ये प्रॉफिट जो है वो गोविंद को दिया है। कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब आपने न्यू रेशो निकालनी है और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है। अब ये थोड़ा केस डिफरेंट है, ऐसे आपको देखने में लगेगा कि सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सेम है, बट अगर ध्यान से पढ़ोगे दोनों में डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या है, न्यू रेशो। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है। जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें उसने बताया था कि जो पुराने पार्टनर्स ने उन्होंने अपने प्रॉफिट का इतना पोर्शन जो है वो नए पार्टनर के लिए सरेंडर किया है। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में उसने लिखा है कि जो पुराने पार्टनर्स हैं उन्होंने यहाँ पे अपने प्रॉफिट में से निकाल के इतना प्रॉफिट जो है वो नए पार्टनर को दिया है। यानी कि उसमें हमने यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट की वो कैलकुलेट किया, उसके बेस पे कैलकुलेट किया, इसमें ऑलरेडी आपको सैक्रिफाइस दिया हुआ है। इन दोनों क्वेश्चन में यही डिफरेंस है, उसमें सैक्रिफाइस निकालना पड़ा, इसमें सैक्रिफाइस दिया हुआ है। ध्यान से देखोगे तो आपको फर्क नजर आएगा। अभी देखो दीवान का पुराना शेयर कितना है, दीवान्स ओल्ड शेयर 5/9। दीवान ने यहाँ पे सैक्रिफाइस कितना किया, दीवान्स सैक्रिफाइस देखो लिखा हुआ है दीवान गिव्स 2/9 एंड पवन गिव्स 1/3 फ्रॉम देयर शेयर। अपने प्रॉफिट में से उसने 2/9 दिया है, तो इसका मतलब उसका सैक्रिफाइस कितना हुआ 2/9। ठीक है, जबकि जो इसका सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा था, एक्स सरेंडर 1/7 ऑफ हिज शेयर, कि अपने प्रॉफिट का 1/7, इसमें अपने प्रॉफिट का 1/7, इसमें अपने प्रॉफिट में से 2/9। ठीक है, तो यानी कि ये सैक्रिफाइस ही हुआ। दीवान का न्यू शेयर क्या होगा, दीवान न्यू शेयर जितना उसका ओल्ड शेयर है उसमें से हम यहाँ पे माइनस कर देंगे उसका सैक्रिफाइस, तो ये आएगा 5 - 2 यानी कि 3/9। ऐसे यहाँ पे जो पवन है उसका निकाल लेंगे, पवन्स ओल्ड शेयर। अब पवन का ओल्ड शेयर है 4/9, पवन्स सैक्रिफाइस। अब पवन का सैक्रिफाइस कितना है, अपने प्रॉफिट में से 1/3 दिया उसने 1/3, तो इसका सैक्रिफाइस हो गया 1/3। पवन्स न्यू शेयर, तो नया शेयर क्या बनता है इसका 4/9 माइनस 1/3, एलसीएम आ गया 9, 4 - 3 यानी कि 1/9। ठीक है,
जो नया पार्टनर है गोविंद, अब उसका निकाल लेते हैं। गोविंद शेयर, अब गोविंद का शेयर क्या होगा जो उसको पुराने पार्टनर से मिला, दीवान से मिला 2/9 प्लस पवन से मिला उसको 1/3, दोनों को प्लस करेंगे तो इसमें आ गया हमारा एलसीएम 9, तो यानी कि 5/9। तो जो नया पार्टनर है उसका प्रॉफिट में शेयर कितना हो गया 5/9। ठीक है, न्यू रेशो आ गई अब इसकी। देयरफॉर न्यू रेशो, दीवान का न्यू शेयर है 3/9, पवन का न्यू शेयर है 1/9 और गोविंद का शेयर है 5/9, यानी कि 3:1:5। तो ये हमारी न्यू रेशो आ गई। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है, सैक्रिफाइस ऑलरेडी हमारे पास है तो निकल गई रेशो। नंबर सेकेंड, सैक्रिफाइसिंग रेशो, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया कि कितना कितना उन्होंने सैक्रिफाइस किया है। पहले पार्टनर ने 2/9 और दूसरे पार्टनर ने 1/3, 9 एलसीएम आ गया, यानी कि 2:3 की रेशो में इन्होंने यहाँ पे सैक्रिफाइस किया है। तो इस तरीके से हम न्यू रेशो और सैक्रिफाइस रेशो जो कैलकुलेट करते हैं अगर नए पार्टनर की फर्म के अंदर एडमिशन होती है या फर्म पार्टनरशिप की रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके से बाकी और भी एडजस्टमेंट्स हैं जो हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलेंगे अपने अगले सेशन में नई एडजस्टमेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।